इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही सीबीसीआईडी अदालत के सामने सजा दिलाने के पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई। अदालत से बाहर आते हुए ऑपोजिशन पार्टी मिनिस्टर के बेटे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये इंसाफ की जीत है। इंसाफ की जीत हुई, प्रजातंत्र भी जिंदा है। पहले कोर्ट में न जाने कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, क्यों इस केस में टाइम बर्बाद करना। उन्हें पता था वो हार जाएंगे। केस को फाइल करना सरकार की बेवकूफी है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये काम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पता नहीं कौन सी बात कर रहा था। सारी बातें कहाँ गई? ये भी पहले वाले मुख्यमंत्री जैसा निकला। तमाशा कब खत्म होगा? इस देश में कभी किसी राजनेता को सजा होते हुए मैंने तो नहीं देखा। एक पार्टी सत्ता में आती है तो दूसरी को बचाती है और दूसरी वाली पहले वाली को। एक्टर भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकते। लगे रहो, लगे रहो। सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी आए, राजनेताओं को कभी कोई कुछ नहीं कहता। सब मिले हुए हैं। आम लोग और राजनीति के जानकार इस बात को लेकर बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। हेलो, शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। कुछ खास मेहमान भी आ रहे हैं। उनके आने से पहले तुम्हें यहाँ होना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सारे काम छोड़कर आ जाना। जब आपने खास मेहमानों की बात की तो मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए बुलाया। बात यह है कि जब से तुम सीएम बने हो इन लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए इन सब लोगों को यहाँ बुला लिया। ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, इसलिए सारी परेशानी भूलकर फ्री हो जाओ। जो कहना है खुलकर कहो। क्या लोगे? कॉफी। जो नाम हमने इतने सालों में कमाया तुमने कुछ ही दिनों में कमा लिया। किस्मत वाले हो। राजनीति में देखा जाए तो ये कोई आसान काम नहीं है। तुमने आम लोगों को, ऑफिसर्स को परेशान किया, बिजनेसमैन को परेशान किया, कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान किया। वो सब चल जाएगा, लेकिन राजनेताओं के साथ ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सत्ता में हैं तो तुम्हें बचाएंगे, तुम पावर में हो तो हमें बचाओगे। ये हमारा एक एग्रीमेंट है। शरीफ लोगों के एग्रीमेंट के बारे में सुना था मैंने, लेकिन ऐसी घटिया एग्रीमेंट के बारे में कभी नहीं सुना। और हम चाहे कुछ भी बोल दें, तुम हमारी बुराई करो या फिर हम तुम्हारी बुराई करें, एक दूसरे पर चिल्लाओ, गालियां दो, लेकिन यहाँ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी असेंबली है, यहाँ पर हम सब एक जैसे हैं। सारी जनता एक तरफ है और हम लोग दूसरी तरफ हैं। अच्छे कामों के वक्त हम लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, और बेईमानी के कामों में तुम कह रहे हो कि हम सब एक हैं, यानी कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे। बेटा, मिल बैठकर बात सुलझा लेंगे, कोई रास्ता तो निकल जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना है ना, वोटर्स और फैमिली की देखभाल भी तो करनी है ना, और कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी बताएंगे। इन्हें बजट में कैसे दिखाएंगे? अगर दिखा दिया तो ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। एक एमएलए की सैलरी 2 लाख से ज्यादा है। सारे बिल फ्री, खर्च फ्री, फोन फ्री, घर फ्री। जीने के लिए और क्या चाहिए तुम्हें? मार दिया। सैलरी पे जिंदगी बिताओ। एमएलए एमपी अब क्या सैलरी पे जिंदा रहेंगे? ये दिन देखने से पहले मैं रिजाइन ना कर दूं। लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, पर हमारे लिए कौन सोचेगा? हमारे पास तो कोई परमानेंट जॉब भी तो नहीं है। पावर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उसी में से कुछ बचाकर अपने आने वाले दिनों के लिए रख लेते हैं। मैं पिछले 50 सालों से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पर अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाया। पर मैंने हार नहीं मानी, फिर से लग गया। अगर हर चीज रातों रात हो जाया करती तो प्रॉब्लम ही क्या थी? जब से आया हूँ सब परेशान है कि हमारा क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा, पर किसी से ये नहीं सुना कि जनता का क्या होगा। आप 70 से ज्यादा होंगे सर? मैं 78 साल का हूँ। फिर तो आप थोड़ी ज्यादा गर्मी से भी मर सकते हैं, सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने से। किस फ्यूचर की बात करें आप? आने वाली जनरेशन्स और किसानों के बारे में सोचिए सर। हम बेवकूफ हैं कि इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं। हमारे ना चाहने और मना करने के बावजूद आपने इसको सीएम बना दिया, और भैया जी आपका साथ देने के बदले में हमको ये मिल रहा है। मेरा नाम भरत है। मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर स्टेट के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं लोगों को न्याय दिलाऊंगा। मेरी हर चीज, मेरा हर काम
सिर्फ लोगों के लिए होगा और ये शपथ मैं पूरी करके रहूंगा। वादा तो हम भी पिछले काफी सालों से कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात हम भी किए हैं। बड़ी बातें तुम्हारे लिए होंगी, पर मेरे लिए ये मेरा वादा है जो मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। पर मेरे केस में तेरे वादे का क्या हुआ है? गैर कानूनी तरीके से मैंने हजारों करोड़ों कमाए हैं। जो भी मेरे रास्ते में आया मैंने उसे नहीं छोड़ा, काट के फेंक दिया। तूने केस सीबीसीआईडी को सौंप दिया। नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो ना, मैं यहाँ पर ऐश कर रहा हूँ। किसने कहा खत्म हो गया? जिसने भी कहा यकीन मत करना। भरत, राजनीति में कभी कभी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। ये कहने की बजाय कि ये इस केस से बच गए, हमें ये कहना चाहिए कि तुम बच गए हो। आजकल तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे लोगों की उम्मीदें तुम्हारे साथ बहुत बढ़ गई हैं। एक स्टेज पर पहुंचने के बाद तुम भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, फिर कहाँ जाओगे तुम? इस केस में अगर तुम हार जाते हो तो होगा कुछ नहीं, लेकिन लोगों की उम्मीदें कम हो जाएंगी। वो बस यही सोचेंगे कि ये लोग राजनेता हैं, कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर भूल जाएंगे और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। सबको साथ लेकर चलो और सत्ता का सुख भोगो। ऐसे घटिया लोगों को बचाकर आपको लग रहा है कि आप कुछ महान कर रहे हो। राजनीति में कदम रखने से पहले वहाँ की जमीन टटोल लेनी चाहिए। तुम तो यहाँ रखे शीशे की टेबल भी नहीं देख पाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो नशे में गिर गए थे। जाओ तुम जाओ। मर्द उसे कहते हैं जो अपनी जबान का पक्का हो, अपने वादे का पक्का हो। ये मेरी माँ कहा करती थी। मुझे यकीन है आप सभी की माएँ भी यही कहती होंगी। 16 आने सच। पर तुम में से किसी ने भी अपने माँ की बात सुनी नहीं। तो मैं तुम्हें ऐसा इंसान बनाऊंगा जो अपनी जबान का पक्का हो। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। सर, यूरोप के बजट से जुड़ी सारी डिटेल इस फाइल में है। ऑपोजिशन लीडर के बेटे वाले केस को लेकर पिछले 1 हफ्ते से न्यूज़ चैनल जिस तरह आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, we all really felt bad, sir. गलती मेरी है। यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है ये जानकर मुझे काम करना चाहिए था। इट्स ओके, आगे संभल कर काम करेंगे। सर, पिछले 3 दिनों से कुछ स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। शायद अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। सिक्योरिटी ने उन्हें मना भी किया, पर वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हम लोग बहुत दूर एक गांव से आए हैं सर। पूरी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है सर, पर हमारे गांव की हालत वैसे की वैसी है। आपकी पार्टी का एक नेता है दामू, उनका भाई हमारा एमएलए था। कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई थी और इसलिए बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए। और इस बार भी टिकट जो है वो उन्हीं के बेटे को दिया गया है सर। हमने सोचा एक बुरा इंसान चला गया, पर अब उसी फैमिली का दूसरा इंसान आ रहा है सर। अपनी परेशानियां बताने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है और वो रास्ता भी खराब हो गया सर। और अगर हम पहुंच भी जाएं और अपनी परेशानी बताएं तो भी कोई फायदा नहीं है सर, वहाँ कोई नहीं सुनता। और अगर कोई उन पे गुस्सा कर देना सर, तो ये बात तो तय है कि वो इंसान रात को घर वापस नहीं लौटता सर। इन सब की फैमिली के साथ ऐसा हो चुका है सर। वो लोग भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और जवाब मांगने चले गए। 4 साल हो चुके हैं सर और उनमें से कोई भी अपने परिवार में वापस नहीं लौटा है सर। उनके घर वाले अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं सर। गांव में जो सरकारी लोग हैं वो हमें किसी भी पॉलिसी का फायदा नहीं लेने देते सर, चाहे पैसा हो या अनाज। हमारी जिंदगी जैसे एक अभिशाप बन गई है सर। हम वहाँ उस इलाके में मर मर कर जी रहे हैं सर। बस आपको देखकर एक छोटी सी उम्मीद मिली है सर। हम इतनी दूर चलकर आपके पास अपनी परेशानी बताने आए हैं सर। पार्टी के बारे में, इलेक्शन टिकट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो तुम क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? मैं कैसे इलेक्शन लड़ सकता हूँ सर? तुम अपने गांव के बारे में जानकारी रखते हो, अपने लोगों को जानते हो, उनकी परेशानियां समझते हो, तो तुमसे अच्छा कौन होगा?
तुमने कहा कि परेशानियों की आदत पड़ गई, तो थोड़ी सी और परेशानी उठाओ और अपनी जिंदगी सुधारो। अपने गांव वापस जाओ और उन सभी लोगों को इकट्ठा करो जो अच्छी जिंदगी चाहते हैं। सब डरते हैं सर। तुम्हारे और डर के बीच मैं खड़ा हूँ। वो उनका इलाका है सर। मैं इस प्रदेश के हर गांव, हर शहर, हर इलाके का सीएम हूँ। जिले में होने वाले बाई इलेक्शन में एक बात तो सभी को पता है, रूलिंग पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता दामू के बेटे जगदीश चुनाव लड़ेंगे। सभी ये सोचते हैं कि उनका जीतना पूरी तरह से तय है, पर अचानक से रमन्ना नाम के एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री भरत रूलिंग पार्टी की बजाय उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, और खास तौर से रूलिंग पार्टी में। वोट देना। पार्टी ने हमरे बेटे पर टिकट दिया है। अपोजिशन पार्टी को हमरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिला तो हमने सोचा हमारी जीत पक्की है। भैया जी, जब पार्टी का सीएम ही इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहा है तो हमारा जो कैंडिडेट है वो कैसे जीतेगा? ये किस तरह की राजनीति हो रही है भैया जी? हमारा सीएम ही पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ है। ये किस तरह की राजनीति है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। किसी का हिम्मत नहीं था कि हमारे सामने खड़ा होकर बात भी कर ले। अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग। एक मिनट, लगभग 20 साल पहले की बात है। तुम्हारे पापा ने ZPTC का इलेक्शन लड़ा था। दूसरी तरफ गुरु भाई थे पार्टी के लीडर। पता है, जब उसने तुम्हारे पापा को उसके रास्ते से हट जाने की धमकी दी तो मैं उसके इलाके में गया और 15 ट्रक जलाकर राख कर दिए और कहा कि कभी मेरे रास्ते में मत आना। उसे चेतावनी दी और वो समझ गया। उस समय राव साहब, जो कि एक गांव के मुखिया थे, उसने गांव वालों को धमकी दी और तब तुम्हारे पापा ने राव साहब के 25 आदमियों को गायब कर दिया था। लेकिन अब तेरा बाप एक कमजोर और अनजान आदमी से डर गया और बचने के लिए मेरे पास चला आया। क्यों? बूढ़ा हो गया है, खून ठंडा पड़ गया है। वोट डालने जरूर आना, ठीक है? हे, हमारे भाई के खिलाफ खड़ा होगा तू। सुबह जब से उठे बस यही डर लगा रहता है, पता नहीं कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। तो ये सब छोड़ क्यों नहीं देता बेटा? अब तक छोड़ते ही तो आए हैं चाचा। पूरी दुनिया आगे निकल चुकी है और हम वहीं के वहीं पड़े हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसी में खुश हो जाते हैं। छी, ऐसा जीना भी कोई जीना है क्या चाचा? जो जीना है करो, कल से तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। तुम्हें यही बताने आए थे। हमारी बात मानो रामण्णा, तुम पढ़े लिखे हो। यहाँ रहकर इनके साथ लड़ने से अच्छा है तुम शहर जाकर काम करो और खुश रहो। यहाँ मेरा घर है, माँ है, 4 एकड़ जमीन है। ये सब छोड़कर कहाँ जाऊँगा मैं? माँ को छोड़कर कहाँ काम करने जाऊँ? तुम बिन बाप के बच्चे हो। हमारा काम था तुम्हें समझाना, और क्या। अब तुम खुद सोच लो। आ जाओ, चलते हैं। सर, मुख्तार एक एहसान चाहता हूँ। ऑर्डर सर। वो जो लड़के मिलने आए थे उनके इलाके में स्ट्रॉन्ग टास्क पुलिस फोर्स के 10 जवानों को तैनात करना। भेस बदलकर उन्हें वहाँ की आम जनता के बीच रहना है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रमन्ना की हिफाजत करनी है। इस बात की किसी को खबर ना हो। रात और दिन साई की तरह उसके साथ रहना, और अगर कोई हमला करता है तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। मुख्तार सर। अनजान आदमी लोग हमारा 15 आदमी लोग को मार गिराया। यो कर रहा है। हाँ, मुझे तो लग रहा है भाई कोई उसकी हेल्प कर रहा है, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है कि वो हमसे बच पाए। जो भी होंगे ढूंढ कर खत्म कर देंगे।
तुम बस डीएसपी को फोन लगाओ। गाड़ी इधर क्यों घुमा ली? पुलिस स्टेशन तो उधर है ना? पता कर अभी तक आया काहे नहीं? हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए इलेक्शन में खड़ा हो गए। हमको देख के तुम्हारी आंखों में अब तक डर दिखाई देना चाहिए था। तुम दुर्गा महल में दामू के सामने खड़े हो। इतना हिम्मत कहां से आ गया रे? मैंने इस कैंडिडेट को अपनी जबान दी है। उसके और डर के बीच में मैं खड़ा हूं। और अगर मैं किसी को जबान देता हूं तो उसे हर हाल में बुरा करता हूं। तेरे इस इलाके में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे सामने जो भी खड़ा हुआ तुमने उसे मार दिया। लेकिन इस इलेक्शन में ये तुम्हारे बेटे के खिलाफ खड़ा होगा और जीतेगा भी। अगर तुमने दोबारा इसे उठाने की कोशिश की या किसी ने इस पर हमला किया या इसे जरा सी एक खरोच भी आई तो मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस इलाके में ऐसी फिल्म चलाऊंगा जो तुमने कभी देखी नहीं होगी, और वो भी 3D में। अचानक आना पड़ा बिना किसी को इन्फॉर्म किए। काफी काम पड़ा है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। शुक्र मनाओ कि तुम सीएम हो, वरना जिंदा बच के नहीं जाते। कुछ कहा? सीएम है तभी तेरे आगे पीछे ये लड़का सब घूमता है, समझा? हमरे इलाके में आने के बाद भी तुमको लोग यहाँ कुछ नहीं किए। इससे पहले कि हमारा दिमाग फिर जाए, चुपचाप अपने लोगन संगे निकल जाओ। एक और एहसान करोगे मुख्तार? सब। मैं दामू और उसके आदमियों की खातिरदारी करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। ये क्या कह रहे हैं सर? इनसे लड़ने की क्या जरूरत है? यहाँ से चलिए सर। तुम्हारा आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बुझे? ऑफिसर्स, सिर्फ 10 मिनट। अगर मैं खुद की हिफाजत नहीं कर पाया तो स्टेट की क्या खाक करूंगा? मुख्तार, सब। इस जगह से जाऊंगा तो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने इन्हें सबक सिखा दिया है। सर, अगर आपको कोई छूने की कोशिश भी करेगा तो हम 2 सेकंड में इन सबको मार डालेंगे सर। मुझे छूने से पहले ये सब जमीन पर होंगे, देख लेना। जिसके अंदर हिम्मत होती है वो पूछता नहीं है। अगर बल है तुम्हारे अंदर तो आ जाओ मैदान में। आपके लिए हम अपनी जॉब और ड्यूटी को दांव पर लगा रहे हैं और हाँ कह रहे हैं साहब। अगर आपको कुछ भी हुआ तो 1 सेकंड के अंदर हम फायरिंग शुरू कर देंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुख्तार, प्रॉमिस। 10 मिनट के लिए भूल जा कि मैं सीएम हूँ। तेरे सामने आम आदमी खड़ा है। तमाशा का हद होता है। एक बार फिर से सोच लो बबुआ। अब डायलॉग बाजी बंद करके एक्शन शुरू करता हूँ।
Good start, sir. मुझसे लड़ने के लिए अब ये पूरी तरह से तैयार नहीं है ऑफिसर्स। Nice one, sir. ऐसा लग रहा है जैसे कोई मसीहा है। इतना सब देखने के बाद भी लड़ेगा तू, हैं? सर, आप सर को ले जाइए। हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत से नेता ऐसे ही लोगों को डरा कर अपने डर का साम्राज्य बना लेते हैं। हर गांव में जाकर इस बात को समझाना मुमकिन नहीं, लेकिन तुम जैसों को समझाना पड़ता है दामू। राजनीति करनी हो तो लोगों से बात करो, उनकी बात सुनो। जैसा आप कहें। ऐसे नहीं दामू। आज हम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि हम लोगों से मिलकर उनकी समस्या को सुलझाऊंगा। That's all for now, मुख्तार। ओके, सब कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली है। मौसम खराब होने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा सर। आपका अचानक आना हुआ, इसलिए आपके रुकने का इंतजाम स्कूल में ही हो पाया। हमने पूरी कोशिश की सर। तुमने नहीं की? पुलिस और नेताओं के बीच जो साठगांठ है उसका क्या किया तुमने? एक्सक्यूज मी सर, दरअसल गांव और आसपास के लोग आपसे एक बार मिलना चाहते हैं सर। इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। तुम सब कल मुझे ऑफिस में आके मिलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप इतनी दूर से हमारे लिए चलकर आए और अपनी जान दांव पर लगा दी। जरूर आपसे हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है सर। आज रात इस गांव में मेला लगेगा। पुराने समय में ऐसा कहते थे, यहाँ एक राक्षस आया करता था और लोगों को मार डालता था। लोगों का दुख देखकर देवी खुद प्रकट हुई और राक्षस को मार डाला। ये राक्षस और देवी की कथा बहुत पुरानी है। पता नहीं ये कहानी सच है या झूठ है, पर जिसने उस राक्षस को मार डाला वो देवता कोई और नहीं है, आप ही हैं सर। इस गाँव का असली मेला तो आज लगा है। अगर हो सके तो आप मेले में जरूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम कुछ ला नहीं पाए। ये कुछ कपड़े हैं जो हमने हाथ से बनाए हैं। अच्छे लगे तो पहन लीजिए। जिले में हुए बाई इलेक्शन के फैसले का पूरे राज्य के लोगों को बेसब्री से इंतजार है और इलेक्शन जीता है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रमन्ना ने, जिन्होंने रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार को 35,000 के बड़े अंतर से हरा लिया है। पूरे राज्य में खलबली सी पैदा हो गई है। एक गरीब परिवार से आने और कोई
मैंने अपनी सर्विस में कई सारे सीएम देखे हैं और हमेशा यही सोचता था कि कोई भी आ जाए, लेकिन कभी कुछ भी नहीं बदलेगा। पर ये कुछ अलग है। ये तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में इतना सोचता है। ये एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, एक नायक है। हमने उसे सीएम बनाकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वो अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। आगे वो क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री भरत, क्या उन्होंने अपना रुख गांव की तरफ कर लिया है? हाँ, कोई नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जी कब और कहां पहुंच जाएंगे। एमएलए और मिनिस्टर में बेचैनी का माहौल दिखाई दे रहा है। चलो गाँव दिखाओ मुझे। ओके सर। खेतों की हालत बहुत खराब है साहब। यहाँ कोई हमारी परेशानी सुनने को तैयार ही नहीं। आज दुनिया हर चीज में तरक्की कर रही है, खेती करने में भी। लेकिन यहाँ के लोग ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ना ही नई तकनीकों को जानने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी ही मानसिकता से जीते रहे तो इस तरक्की करती हुई दुनिया में हम अपना अस्तित्व खो देंगे। मैं यहाँ के पंचायत ऑफिस में एक व्यावसायिक विभाग खोलूंगा ताकि आप जैसों तक आज तक की सारी नई तकनीकें पहुँच पाए। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो संध्या के समय अस्पताल जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए सरकार। संध्या का मतलब? संध्या मतलब इवनिंग, शाम का समय। ना तो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और ना ही दवाइयाँ। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यहाँ से कितनी दूर है? सर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ के डॉक्टर को फोन करो सर। हेलो सर, चीफ मिनिस्टर गांव में आए हुए हैं, जल्दी से सभा में पहुंच जाओ। ऑफिसर्स का कोई डर नहीं से। तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? सर, या सभी डॉक्टर से ऐसे ही पेश आते हो? हमारे निकलने के बाद इसे सस्पेंड कर देना। ओके सर। नमस्ते सर, डॉक्टर चिदम्बरम सर। पीएचसी के डॉक्टर को अपनी सीमा में रहना चाहिए। आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? एक्चुअली वहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और इन लोगों का क्या? वहाँ शायद तुम्हारी कमाई अच्छी चल रही है, तो यहाँ कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। You're dismissed. हॉस्पिटल के लिए नया डॉक्टर चुना जाएगा और आपको संध्या के समय भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने लोगों से वादा किया है कि अपनी आखिरी सांस तक गरीबों और दबे कुचले लोगों की सेवा करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा। रात दिन जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मैं हूं ना आपके साथ। शुक्रिया साहब। अगर किसी को अपने पैरों पर खड़ा न कर सके तो किस काम की ये सत्ता? मेरा नाम भरत है और मैं वादा करता हूँ अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं एक जिम्मेदार नेता बनूंगा। कुछ भी करूंगा तो लोगों के लिए, सोचूंगा तो सिर्फ लोगों के लिए। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये। अच्छा, तो क्या तुम राज्य का संविधान और कानून बदल डालोगे? आज तक किसी ने ऐसी हिमाकत नहीं की। हम क्या बेवकूफ हैं? अगर हम सब सही होते तो इस तरकीब की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। पिछले 70 सालों में ना तो गांव बदले हैं, ना गांव वालों की जिंदगी। उन भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना के सिर्फ वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। हेलो जी, ऐसा नेता तो कभी नहीं देखा जो लोगों का पैसा उन्हें वापस दे रहा है और अपने काम से सीधा भाग रहा है। कमाल के लीडर हो सर जी। किसी महान इंसान ने बहुत खूब कहा था मैडम स्पीकर, एक नेता का लक्ष्य होता है समाज को तरक्की पे ले जाना। And I strongly believe that. And I'll try to make it happen. अध्यक्षा, ये बात पूरी तरह से एक पागलपन है। मैं सरकार के ऐसे प्रस्ताव का खंडन करता हूँ और इसी वक्त सदन से वॉकआउट करता हूँ। चलो। हाँ चलो। हाँ चलो यार, चलो यार, क्या है? चलो, निकलते हैं। कोई फायदा नहीं, बर्बाद करके रखेंगे। अगले हफ्ते मैं इस बजट की योजना को रखूंगा और आप सबकी सहमति के साथ मैं इस योजना को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर लागू करूंगा मैडम। आंध्र प्रदेश की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि हर गांव को हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस साल हमें मिलने वाले 5 करोड़ हमें खुद खर्च करने हैं। जो हमारे गांव के लिए मिलने वाले हैं, हमें अपनी समस्याओं पर बात करनी होगी। परसों हम सब लोग मिलेंगे। मंदिर के पास जो पेड़ है वहाँ हम इकट्ठा होंगे और किस समस्या को
मैंने तो यहाँ आने से पहले ही कहा था कि अब से उन्होंने गांव में स्वयं परिपालन योजना लागू कर दी। अब कोई समस्या भी हुई ना तो वहाँ मेरे जैसे नेता की कोई जरूरत नहीं, वैसे अब सीधे उनके हाथ में जाएंगे। मतलब मैं हो गया बेकार। तो मैंने मेरी लुगाई से कहा कि आज के बाद घर के काम में मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगा। घर के झाड़ू पोछे में क्या बुराई है? कुछ समय पहले हमने 10 राशन कार्ड बनवाए थे, जिसके लिए लोगों को लगा कि हम बहुत महान नेता हैं। एक सड़क जो हमारे इलाके से शहर जाती है वो बहुत ज्यादा खराब थी, हमने जगह जगह गड्ढे भरवा दिए। लोगों को लगता है कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन बेवकूफ तो बेवकूफ ही रहेंगे ना। लेकिन अब तो सरकार सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब बनवाने जा रही है। अब हमारी जनता हमको जानते हैं क्या समझेगी? सड़क का आवारा कुत्ता। तुमने कुत्ते जैसा समझे जाने पर दर्द क्यों हो रहा है? पहले ही सलाह दी थी कि हम में से किसी को सीट दे दो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो आज ये नौबत आती। अब तेरी तो कुत्ते की पूंछ ठहरी ना, अब यहाँ सीधी ना उसके। अब पकड़ो हवा में तीतर बटेर। वो लोगों के लिए भगवान बन चुका है, उसे भटकाना इतना आसान नहीं होगा। भाई जी आपकी बात सुन के मुझे डर लग रहा है, कहीं नंगा ना नाचना पड़ जाए। डरना किस बात से? वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, छोटी सी गलती। फ्रेश चीज बना के लाई हूँ, खाओगे? ताजे दूध से बना के लाई हूँ, बहुत टेस्टी है। इसे मैं बाद में खा लूंगा। ओके। बैठो। तो फिर मैं चलूं? थोड़ी देर रुक जाओ ना। ओके। क्या अब मैं जाऊं? थोड़ी देर और रुकोगी? पापा के आने का टाइम हो गया है, अब मैं जाऊं? रुक जाओ ना, हमेशा के लिए। सर इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि सीएम आजकल किसी लड़के के साथ घूम रहे हैं। शायद वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। आई थिंक दे आर सीइंग ईच अदर। लड़की के फादर हेड कांस्टेबल है चंदन नगर पुलिस स्टेशन में, और लड़की एमबीए ग्रेजुएट है और सीएम ऑफिस में एज ए रिसर्च असिस्टेंट काम कर रही है। और जैसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको अपडेट कर देंगे सर। राज्य की राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले और एक नया अध्याय शुरू करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री श्री भरत की कल तक यही तस्वीर हमारे सामने थी। पर कहते हैं ना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। सचिवालय में उसको नौकरी पर रखने के साथ ही उन्होंने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग भी किया। उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। आप साइन कर दीजिए, मैंने देख लिया है। हेड कांस्टेबल की बेटी है। लोग इस बात से हैरान है कि राज्य के मुख्यमंत्री का एक कॉलेज जाने वाली लड़की वासु के साथ अवैध संबंध है। उस लड़की को उन्होंने राज्य सचिवालय में नौकरी भी दी और उसे अपने साथ भी रखा। पूरे राज्य में खबर है कि उन्होंने अपने पद और शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अब देखना यह है कि वो इसका जवाब कैसे देती है। सोचा था तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। हाँ, पर तुम एक लड़की भी हो।
सोचा नहीं कि इन ऊंची हैसियत के लोगों के चक्कर में फंसकर हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी। वैसे बेटा, हमें खुश होना चाहिए कि अब हमें एक बहुत ही महान लीडर मिला है, पर उसके साथ जिंदगी बिताना ठीक नहीं है, गलत है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पड़ोसी भी नहीं जानते हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, और आज हमें तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। हम थोड़ी सी गलती क्या कर देते हैं, वो तो हमारा चालान ही काट देता है। अब उसे देखो खुद क्या कर रहा है। कम ऑन, इसमें इतना बुरा क्या हो गया है? ये उनका पर्सनल मैटर है। शरीफ आदमी बन के कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था। ऑफिस को ही प्यार करने का अड्डा बना लिया उसने। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री भरत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इससे संबंधित कागज उन्होंने राज्यपाल को भेज दिए हैं और राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। खबर ये है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद राज्य की राजनीति के सबसे पुराने नेता और नवोदयम पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक श्री वनराज नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश के संविधान में अपनी पूरी आस्था रखूंगा और जो कार्य मेरे समक्ष लाए जाएंगे उनको मैं बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ और अहंकार के पूरा करूंगा। कहते हैं कि आप तो सीएम बनना नहीं चाहते थे, फिर किस बात ने आपको मजबूर किया सीएम बनने को? इस बारे में कुछ कहेंगे सर? जवाब आप सब लोग जानते हैं। गलत और सही मैं नहीं जानता, पर मुझे हमेशा यही लगता है कि सीएम की कुर्सी सिर्फ एक सिंहासन है जिस पर मैं कभी नहीं बैठूंगा। पर राज्य और पार्टी के भविष्य को लेकर मुझे ये फैसला लेना पड़ा। हेलो, वासु को लगातार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन बंद है और घर पर ताला है। मुझे उससे बात करनी है। वासु और उसके पापा घर छोड़कर अपने होम टाउन चले गए हैं सर। सीएम भरत, बेटा ये वही है ना? ये यहाँ क्यों आए हैं? ये यहाँ क्या कर रहा है? आपकी तो कोई गलती है नहीं सर, तो आप इस शहर को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा है कि हम शहर छोड़कर चले जाएं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे शादी करके लंदन चला जाऊंगा। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर। दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है उससे हमें फर्क पड़ता है। उसे आपके साथ भेजकर मैं इस झूठ को किसी भी हाल में सच में नहीं बदलना चाहता हूँ सर। ट्रेन के चलने का टाइम हो गया, आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैं हमेशा अकाउंटेबिलिटी और जवाबदारी की बात करते रहता हूँ। हमारे प्यार के लिए तुम अकाउंटेबल हो। तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मैं डैड की 2 किताबें लेने आया था। नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूँ, सोचा आप लोगों से मिल लूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इनका सर झुक जाए। बचपन से आज तक इनके आदर्शों पर ही चलता रहा हूँ मैं। तुमने उनसे भी अच्छा काम किया है। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अंदर से हमेशा ही जिंदा दिल रहते थे। चाहे लोग उनसे खुश हैं या नहीं भी हैं, वो उनकी जरूरत की हर चीज देते थे। पर तुम्हारे आते ही जैसे हर तरफ खुशियां ही खुशियां आ गई, सब कुछ बदल गया। तुम्हें माँ की जरूरत थी, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। एक माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश भी नहीं की मैंने, जानती हूँ मैं। पर तुमने अपने भाई के लिए उसके बाप की कमी को जरूर पूरा किया है। तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी मुझे माफ कर देना। वो हमेशा कहा करते थे, लोग ही उनका परिवार है। पर आज मैंने महसूस किया कि तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। हाँ सर, मैं बहुत से लोगों का पर्सनल सेक्रेटरी रहा हूँ।
पर इतना पर्सनल कभी महसूस नहीं हुआ। आपकी वजह से आज मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वो बड़े होकर इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको उनके लिए यहाँ रहना होगा सर। क्या होने वाला है क्या? वसुमती से रिश्तों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो आपके फ्लैट में हर दिन आती है क्या? करने के लिए उसे अपने ऑफिस में काम बोलिए दिया था। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी 10 मिनट के लिए चुप रहेंगे और मैं एक एक करके हर एक के सवाल का जवाब दूंगा। बस 10 मिनट के लिए चुप रहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने 8 महीने 13 दिन काम किया। ये टाइम कम नहीं है। अगर 8 महीने के लिए भी अधिकार आपके हाथ में हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स या किसी भी किस्म के रूल्स को ना मानते हुए जब लोग मनमानी करते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन में लाया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो बंद होने की कगार पर हैं, जो अपनी पहचान खो चुके हैं, शुरू किए जा सकते हैं। इस स्टेट के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स जिनका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, सुधारे जा सकते हैं। पार्टी का नेता लोगों का नेतृत्व करता है, लेकिन जैसे ही वो नेता बनता है वो कानून को, व्यवस्था को और राजनीतिक संपत्ति को अपनी जागीर समझता है। सॉरी, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को डराया जा सकता है। ऐसे ये नेता सत्ता में आकर ये भूल जाते हैं कि वो जनता के नौकर है और जनता मालिक, और फिर वही लोग डरा धमका कर लोगों पर राज करने लगते हैं। इन्हें यूं सबक सिखा सकते हैं। सालों तक अनसुनी की गई गांव की सारी समस्याओं को उसी गांव में रहकर समझा जा सकता है, उन्हें हल किया जा सकता है। उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार उन तक पहुंच सकते हैं। बस ऐसे। अगर कुछ नहीं पता तो मैं कहता हूँ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस, आई नो। अगर सिर्फ 8 महीने और 13 दिनों में इतना सब कुछ किया जा सकता है तो फिर 5 सालों में आप ही सोचिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। I know this. मुझे लगता है इन सब बातों से आपको शायद कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस लड़की का नाम है वासु। उस लड़की के I am not done yet. वासु जो है वो मिडिल क्लास लड़की है, अच्छी लड़की है। वो आप लोगों के जैसे ही है। एक आम सी लड़की है जो किसी इंसान को पसंद करती है, उसके साथ घर बसाना चाहती है और हमेशा खुश रहना चाहती है। उसे पहली बार देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। बचपन में ही माँ के गुजरने से मेरी जिंदगी में खालीपन आ गया था, लेकिन वासु के आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियों की लहर आई। जैसे क्या कहूँ, इनफैक्ट जब भी वो मेरे पास रही है मैंने दुगने जोश और मेहनत से काम किया। जिसने मुझे नई जिंदगी दी उसे मैं परी बना के रखना चाहता था, but I couldn't, तुम लोगों की वजह से। तुम सब लोग बेशर्म हो, सारे के सारे। उस लड़की के बारे में एक बात बताऊं? ये जानने के बाद भी कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, आपको पता है she used to call me sir। हो सकता है शादी के बाद भी मुझे सर ही कहती, क्योंकि वो इस ऑफिस के इस पद की मर्यादा को समझती थी। लेकिन तुम लोग you called her something else, didn't you? क्या था उस अखबार में, क्या लिखा था? हाँ, मुख्यमंत्री की रासलीला। लिखने वाला भी कोई बुजुर्ग था। आपकी बेटी है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर है तो क्या आप ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस तरह का रिलेशन है? आप ऐसी घटिया न्यूज़ छापते हैं ताकि आप सैकड़ों न्यूज़पेपर बेच सके, अपनी टीआरपी बढ़ा सके। लेकिन क्या फायदा सर? जिस न्यूज़ से लोगों के दिल टूट जाएं, उससे कमाया हुआ पैसा आपको कभी रास नहीं आएगा।
इतने हफ्तों तक लगातार आपने मुझ में और वासु में जो दिलचस्पी दिखाई है, इतनी दिलचस्पी अगर आप लोगों की समस्याओं में दिखाते तो वो यूं हल हो जाती। लेकिन शायद आप अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते, तो आपको आपके चुने हुए नेता मुबारक हो। ऐसे ही बेचारगी में अपनी जिंदगी गुजारते रहो। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। आओ, क्या हाल, कैसे हो? तुम लोग कौन हो भाई? यहाँ किस लिए आए हो? भैया जिन्होंने आपको वोट दिया है सर। ओह, तुम लोग? हमने आपको वोट देकर 5 साल के लिए सत्ता में बिठाया, हमारे काम करने के लिए, लेकिन आज तक आपने एक काम नहीं किया। पर हमें अपना सीएम चुनने का अधिकार नहीं है। क्यों? मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार हमारे पास है। हमें उस सीएम की कुर्सी पर सिर्फ भारत ही चाहिए, बिना वोट का लालच किए, बिना किसी दिखावे के। सिर्फ हमारी जरूरतों को ध्यान में रखकर हिम्मत के साथ सारे काम किए उसने। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम गांव वालों की जिंदगी भी शहर वालों जैसी होनी चाहिए। उन्होंने छुपाकर कभी कोई काम नहीं किया। हमें नहीं पता तुम ये सब कैसे करोगे, पर इस वक्त हैदराबाद जाकर उस इंसान को दोबारा सीएम बनाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कसम मुझे इस गांव के सम्मान की, हम तुम्हें गांव में घुसने नहीं देंगे। बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए। ये अर्जेंट मीटिंग किस लिए बुलाई है? क्या बात है? हमारे क्षेत्र की हालत हर दिन बद से बदतर होती जा रही है सर। जैसे उन्होंने एमएलए को चुना है, सीएम को भी वो खुद ही चुनना चाहते हैं। हाँ सर, जब भी हम अपने इलाके में जाते हैं हर कोई ये सवाल पूछता है कि हमने सीएम को क्यों हटाया। बस इसी का जवाब चाहिए उनको। आप तो जानते हो भाई जी, ये कोई बस की सीट थी कि कोई भी आके टिक जाए। ये सीएम की सीट है और जनता बार बार यही बात कह रही है। हर कोई आपके सामने खुलकर बात करने से डर रहा है भैया जी, पर सच्चाई तो ये है कि अगर आप उसे सीएम नहीं बनाएंगे तो जनता पागल हो जाएगी। बाकी तो आप समझदार रहिए, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा रहेगा। हाय अरविंद। हेलो सर। ये लो, बैठो। आपने मुझे एक इम्पोर्टेंट केस सौंपा था, लेकिन मैं प्रेशर नहीं झेल पाया। आपने ड्यूटी ठीक से नहीं की। कई बार आपसे मिलना चाहा सर, पर लगा कि आपका सामना नहीं कर पाऊंगा। सर, उस गिल्ट को मन में रख के मैंने और मेरी टीम ने अनऑफिशियल तरीके से उस केस की इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला मिश्रा नाम का एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिसके पास इस केस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो डर के मारे यहाँ से कहीं चला गया। सुनने में तो आया कि वो किसी और स्टेट में चला गया। इस वक्त वो ओडिशा में बहरामपुर के एक छोटे से गांव में रहता है। सूर्य, ये आदमी कहाँ रहते हैं? वहाँ पर। अच्छा। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट यहाँ दूसरे स्टेट में छुप कर रह रहा है। क्यों? लेट सीएम मिस्टर राघव राव मेरे पापा थे। पता चला कि अपनी मौत से पहले किसी सिलसिले में वो आपसे मिलने आए थे और उसके बाद आप गायब हो गए। क्यों? पिछले कुछ दिनों से हम अपोजिशन लीडर के बेटे पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने के इल्जाम के बारे में सुन रहे हैं, पर अभी तक किसी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई भी केस फाइल नहीं किया गया है। सच पता लगाने के लिए मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। उसके इस गैर कानूनी संपत्ति में और भी कुछ पार्टनर हैं, जिनमें आपके सबसे अच्छे दोस्त नाना जी और श्री वनराज जी भी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? किसके बारे में कह रहे हो, पता है? सॉरी सर, शुरुआत में तो इस बात पर मुझे भी यकीन नहीं था। जब मैंने गहराई से छानबीन की तो पाया कि मनोहर के हर बुरे काम में नाना जी सहायता करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। एक
बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए। ये अर्जेंट मीटिंग किस लिए बुलाई है? क्या बात है? हमारे क्षेत्र की हालत हर दिन बद से बदतर होती जा रही है सर। जैसे उन्होंने एमएलए को चुना है, सीएम को भी वो खुद ही चुनना चाहते हैं। हाँ सर, जब भी हम अपने इलाके में जाते हैं हर कोई ये सवाल पूछता है कि हमने सीएम को क्यों हटाया। बस इसी का जवाब चाहिए उनको। आप तो जानते हो भाई जी, ये कोई बस की सीट ही कि कोई भी आके टिक जाए। ये सीएम की सीट है और जनता बार बार यही बात कह रही है। हर कोई आपके सामने खुलकर बात करने से डर रहा है भैया जी, पर सच्चाई तो ये है कि अगर आप उसे सीएम नहीं बनाएंगे तो जनता पागल हो जाएगी। बाकी तो आप समझदार है, ये काम जितनी जल्दी हो जाए अच्छा रहेगा। हाय अरविंद। हेलो सर। ये लो, बैठो। आपने मुझे एक इम्पोर्टेंट केस सौंपा था, लेकिन मैं प्रेशर नहीं झेल पाया। अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की। कई बार आपसे मिलना चाहा सर, पर लगा कि आपका सामना नहीं कर पाऊंगा। सर, उस गिल्ट को मन में रख के मैंने और मेरी टीम ने अनऑफिशियल तरीके से उस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला मिश्रा नाम का एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिसके पास इस केस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो डर के मारे यहाँ से कहीं चला गया। सुनने में तो आया कि वो किसी और स्टेट में चला गया। इस वक्त वो ओडिशा में बहरामपुर के एक छोटे से गांव में रहता है। सूर्या, ये आदमी कहाँ रहते हैं? वहाँ पर। अच्छा। सर, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट यहाँ दूसरे स्टेट में छुप कर रह रहा है। क्यों? लेट सीएम मिस्टर राघव राव मेरे पापा थे। पता चला कि अपनी मौत से पहले किसी सिलसिले में वो आपसे मिलने आए थे और उसके बाद आप गायब हो गए। क्यों? पिछले कुछ दिनों से हम अपोजिशन लीडर के बेटे पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने के इल्जाम के बारे में सुन रहे हैं, पर अभी तक किसी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई भी केस फाइल नहीं किया गया है। सच पता लगाने के लिए मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। उसके इस गैर कानूनी संपत्ति में और भी कुछ पार्टनर हैं, जिनमें आपके सबसे अच्छे दोस्त नाना जी और श्री वनराज जी भी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? किसके बारे में कह रहे हो, पता है? सॉरी सर, शुरुआत में तो इस बात पर मुझे भी यकीन नहीं था। जब मैंने गहराई से छानबीन की तो पाया कि मनोहर के हर बुरे काम में नाना जी सहायता करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे का पार्टनर बन गए। इट्स अनइमेजिनेबल सर, इट्स अ रेयर डेडली कॉम्बो। सारे सबूत इसमें है सर। हम आपके एक्शन का इंतजार करेंगे सर। इसके कुछ दिन बाद ही वो चले गए और उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी अचानक मौत, उनका पोस्टमार्टम और उनका अंतिम संस्कार, ये सब के सब शक के दायरे में आते हैं सर। मैंने स्टेट छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे लगा मैं वहां सेफ नहीं हूँ। पर जब मैंने सुना कि आप राज्य के चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। पर आपके साथ भी आखिर क्या हुआ सर? हैरानी की बात नहीं है। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन और एविडेंस इसी ड्राइव में मौजूद है। ये लीजिए सर। आप यहाँ आए हैं, वो लोग जरूर आपका पीछा कर रहे होंगे। मैं भी इस जगह को अभी छोड़कर चला जाऊंगा। अगर उन्हें पता चल गया कि आप मुझसे मिलने आए तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। बी केयरफुल सर, जल्दी निकल जाइए यहाँ से। तुम उधर से देखो और तुम वहां से। ठीक है।
बच के निकल जाते हैं। हमें बच के ही तो नहीं निकलना है मुख्तार। छोड़ दूंगा, पर तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हारे जैसे और कितने लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनसे लड़ने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। शाम होने से पहले सबको खत्म करना है। उसके बाद मुझे उससे मिलने जाना है जिसने तुम्हें मुझे यहाँ पर खत्म करने के लिए भेजा। भगवान के समान है भैया जी। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी जान ले लेंगे। हम इस गांव का चप्पल चप्पल छान मारेंगे। जहां भी छुपे होंगे हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देंगे। आप आइए हमारे साथ सर।
किसी और खबर का इंतजार कर रहे थे। मुझे मारने के लिए 100 आदमी भेजे ना, पर मेरे और उनके बीच हजारों लोग खड़े हो गए। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा होगा। पर मेरे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। आपने मुझे किसी और इरादे से सीएम बनाया था। सोचा आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन आपके रातों की नींद उड़ गई जब आपकी बात मानने से मैंने इनकार किया। अब तक जो हुआ वो सही था या गलत, उसे किनारे पर रख देते हैं। आपके गुस्से की एक और वजह थी, 40 साल की दोस्ती। सब लोग ये बात जानते हैं और आपके और मेरे पिताजी की दोस्ती की मिसाल देते हैं, गलत देते हैं। आप दोस्ती के लायक नहीं हैं। इस तस्वीर में जो रिश्ता दिखाई दे रहा है वो झूठ नहीं बल्कि सच है। कह दो मैं चला जाऊंगा। वो तुम्हारे पिता थे जिसने इसे झूठा समझा था। हमने जवानी में ये सपना देख लिया था कि हम लोगों की सेवा करेंगे। हमने एक पार्टी खड़ी की सत्ता में आने के लिए और सेवा करने के लिए। उस पार्टी का कामकाज चलाने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, कुछ गलतियां करनी पड़ती हैं, कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है और कुछ लोगों के खिलाफ भी जाना पड़ता है। ये सब ना सोचकर तुम्हारे पिता ने मुझ पर शक किया। वो तो मुझे जेल भेजना चाहता था, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। पिछले 40 दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम मिलने नहीं चाहते। 40 सालों की दोस्ती हमारे भाई, और अचानक तुम मेरे खिलाफ हो गए। तुम्हें दुख नहीं पहुंचा? कोई तुम्हारे पास आता है और आकर मेरे बारे में कुछ भी कहकर चला जाता है। तुम ऐसा दिखाते हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेरे खिलाफ केस करके तुम मुझे जेल भेजना चाहते थे और मुझे पता भी नहीं इसके बारे में। हाँ, मैं थोड़ा बुरा हूँ, मानता हूँ, भ्रष्ट भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा दोस्त तो हूँ। कोई गलती हो जाए तो दोस्त को माफ नहीं कर सकते? ये कौन सी राजनीति भाई? तुम्हें लगा सब तुम्हारे अधिकार में है, पर ये नहीं जानते कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। कई बार सोचा कि तुम्हारे पास आकर बात करूं, सोचा कि तुम्हें समझाऊं, पर पता चला कि तुम मिलोगे ही नहीं। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जरा खुद की हालत देखो। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। पिछले कई दिनों से मैं डॉक्टर्स की मदद से तुम्हारी बॉडी में मेडिसिन की जगह जहर डाल रहा हूं। मेरे कहने पर ही उन्होंने तुम्हें ऐसे इंजेक्शंस दिए हैं जिससे तुम्हारा पैर, हाथ और तुम्हारा मुंह पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया। आज से हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं। तुम्हारा टाइम आ गया है राघव। अगले जन्म में मुमकिन हुआ तो हम फिर मिलेंगे। अलविदा। वो पहले मेरा जिगरी दोस्त था, उसके बाद किसी का पिता या लोगों का लीडर था। जितना दुख मुझे हुआ शायद ही किसी को होगा, पर मैं क्या करता? देखो, तुम्हें अपनी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक समझदार इंसान हो। क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये समझने की काबिलियत है तुम्हें। आपने कहा कि कुछ करना हो तो आपके पास अधिकार होने चाहिए, लेकिन अधिकार पाने के लिए ऐसी गलतियां करनी पड़े, ये कैसा सिद्धांत है? आपको लगता है ये सब करके आगे बढ़ गए? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती की, और फिर गलतियों का सिलसिला शुरू होता गया। और जब तक मैं यहाँ पहुंचता आप सब कुछ खत्म कर चुके थे। अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया आपने।
सारे सबूतों के साथ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भरत, देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। जनता के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ तुम। मैं तुम्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दूंगा और राजनीति हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज। आप मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आप अब भी मुझे समझ नहीं पाए। इस कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में कुछ आता है तो वो है अकाउंटेबिलिटी। लोगों को आपकी असलियत का पता चलना चाहिए। जब जीवन भर झूठ पर जीते आए हो तो आज सच का सामना करो। आपके पास मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, तो आप ही सोचिए कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और निर्वहन करूंगा शुद्ध अंतःकरण से। मैं पूर्ण आस्था और श्रद्धा रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना इस राज्य के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं